ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यूपी के यूपीएससी के देता रहूंगा, कुछ एक दो क्वेश्चन यूपी के भी रिपीट करूंगा, और कुछ क्वेश्चंस मैं खुद से दूंगा। ठीक है, इसी थीम पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे लगातार। हमको तो आंसर राइटिंग सीखनी है, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस किसी भी क्वेश्चन को हम डील कैसे करेंगे वहां पे। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन था हमारा, सिंधु सभ्यता के उदय के संबंध में प्रचलित विभिन्न मतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। बहुत ही सीधा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जिसको मत नहीं पता वो क्वेश्चन के साथ न्याय नहीं करेगा, है ना। डिस्क्राइब द वेरियस व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग इमरजेंस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। कौन कौन इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डील करने में सक्षम था। आप में से जिसको ये लगता है, थोड़ा सा कन्वर्सेसिव करते हैं हम पूरे सेशन को, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन हमको डिस्कस करने होते हैं। तो किसी को अगर बहुत अच्छे से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको डिस्कस किया करें, जिससे और लोगों को पहुंचे। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मुझे बताइए जिसको भी ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को उसने बहुत अच्छी तरह से डील किया है, वो थोड़ा बता सकता है कि उसने क्या डील किया है, क्या कैसे किया इस क्वेश्चन को। शर्माइए नहीं, शर्म झिझक सब छोड़ दीजिए पेपर से पहले। किसी को भी नहीं लगता क्या क्वेश्चन को ठीक से डील किया है? हेलो हाँ, हेलो आप बोलिए मीनू जी, बोलिए। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, सर, बोलिए। आकांक्षा। सर, इस क्वेश्चन को मतलब मुझे इंट्रो समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने इसकी स्टार्टिंग ऐसे करी थी कि सिंधु सभ्यता के उद्भव को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इसके संदर्भ में दो मत सामने आते हैं, देसी विदेशी। हम्म हम्म। फिर मैंने विदेशी उद्भव लिख के क्या सामने है? मतलब मार्टिमर व्हीलर और डीडी कौशाम्बी के अनुसार मेसोपोटामिया की देन। हम्म। और उसके पक्ष में तर्क दिए हैं कि जो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नगार है उसके निर्माण में जो कच्ची ईंटों का यूज हुआ है वैसा ही सेम मेसोपोटामिया में मतलब होता था। और इसके विपक्ष में अच्छा, ये मतलब जो लिखा था बता कि रहे हैं आपस लिपि। में पॉइंट, और लोग भी ध्यान से सुना करें उसको। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर, इसके विपक्ष में लिखा था मतलब नीचे ही सही कि सही। जैसे लिपि के बेस पे देखा था कि हड़प्पा हड़प्पा में भाव चित्रात्मक थी और मेसोपोटामिया में कीलनुमा लिपि का यूज किया जाता था। तो इस तरीके से इन दोनों में हम्म। डिफरेंस दिखाया। ठीक, इसके बाद सर फिर विदेशी में तो कंक्लूजन क्या मैंने दिया था? मेसोपोटामिया की कंक्लूजन मैंने विदेशी इसमें उत्पत्ति लिखा में था। आपने विदेशी उत्पत्ति में आपने मॉर्टिमर व्हीलर का पॉइंट लिखा था। स्टेटमेंट। एग्जैक्ट आपने क्या कहा था जी मॉर्टिमर सर। व्हीलर, इस बारे में एग्जैक्ट क्या बोलते हैं? नहीं सर, इस तरीके से नहीं लिखा, मतलब मॉर्टिमर ऐसे व्हीलर जो, डायरेक्ट सर नाम दिया था। सर मैं मीनू बात कर रही हूँ सर। कोई जो और? मार्टिमर व्हीलर थे, सर हाँ बोलिए, उन्होंने आवाज आ बोला रही है था आपकी, बोलिए। कि जो सर जो मार्टिमर व्हीलर थे उन्होंने बोला था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो मतलब कि अब नगर मतलब स्टार्टिंग से इतना सर एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है मुझे। ठीक है, किसी और ने, मतलब गाड़ी मॉर्टिमर व्हीलर तक अटकी हुई है, कोई और बताइए, किसी और का मत। ये ठीक सर है, डीडी देसी विदेशी कौशाम्बी का उत्पत्ति याद का है। सिद्धांत ठीक है। सर डीडी जीडी कौशाम्बी कोसाम्बी ने क्या कहा था बोलते कि हैं? जो मिस्र सर डीडी कौशाम्बी बोलते हैं कि मिस्र, ईरान और हड़प्पा तीनों संस्कृतियां एक ही हैं। मिस्र, ईरान और हड़प्पा। ईरान में कौन सी जी सर। संस्कृति थी इस टाइम पे भाई? इस टाइप की गलती ना कीजिए आप। ईरान में कोई संस्कृति नहीं थी, मेसोपोटामिया संस्कृति इराक की है, ना कि ईरान की। ईरान में इस समय पर कोई संस्कृति नहीं थी। इराक है, इराक, सर इराक ईरान को ही की मेसोपोटामिया संस्कृति बोलते हैं। इराक। इराक है, ठीक है, ईरान में कोई संस्कृति नहीं थी इस समय पर।
मिस्र है, इराक है, ठीक। और कोई? अविनाश, आशियन, एमएस, किसी और ने कुछ और लिखा हो इस क्वेश्चन के लिए? देखो, पतन अक्सर पूछा जाता है, मैंने जानबूझ के उद्भव पूछा था। और बताइए कोई? चलो अच्छा, अब हम इस पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की दिशा मीनू जी ने जो शुरुआत की थी देसी विदेशी, एक तरह से सही है। क्वेश्चन को शुरुआत इसमें ऐसे करना है। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उदय के संबंध में प्रचलित विभिन्न मतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। विस्तार से वर्णन पूछ रहा है, दैट मीन्स वो अधिक कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे, केवल वह मत जानना चाहता है कि किन किन विद्वानों ने इस विषय में, उदय के विषय में सब अपनी बात रखी है। किन किन विद्वानों, आपको लेटेस्ट से लेकर जो भी ऑथेंटिक पुराने डिस्प्यूट हैं उसको यहां पर दिखाना पड़ेगा। अच्छा है इसको देसी विदेशी में बांटा जाए, लेकिन इसको थोड़ा सा हम और खोल सकते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो 2-4 मत और, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, आप इसके उत्पत्ति के लिए कुछ, ओरिजिन के लिए कुछ मत लिख लीजिए, ठीक। तो लिख लीजिए देसी मत, विदेशी उत्पत्ति के लिख लीजिए विदेशी। ये अच्छा इसका डिवीजन है, देसी विदेशी में ही दोनों में करके हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देंगे अंदर। तो विदेशी उत्पत्ति के संदर्भ में मत, इसके लिए एक अच्छा सा वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इंग्लिश वाले वर्ड यूज करें डिफ्यूजनिस्ट, और हिंदी वाले वर्ड यूज करें विसरणवादी सिद्धांत। विसरणवादी सिद्धांत या डिफ्यूजनिस्ट, इसको आप लिख लीजिए, काम आएगा आपको। ऐसे क्वेश्चंस को आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही डील करना है, अच्छे मार्क्स तभी मिलेंगे। डायरेक्ट लिखने से आपको मार्क्स इसमें एवरेज करेगा, नंबर नहीं देगा वो, ठीक। तो विदेशी उत्पत्ति में आप अच्छा एक इसके लिए यह लिख सकते हो विसरणवादी सिद्धांत, इसी के लिए स्लैश लगा के विसरणवादी सिद्धांत, ठीक। अब इसमें पहला लिख लीजिए जे एच मैके। जे एच मैके, जे एच मैके, सीधा सीधा मैं आपको हिस्टोरियन बता रहा हूं और उसके बारे में आप लिखें जे एच मैके। जे एच मैके ने बोला था विदेशी उत्पत्ति में पहले कि सिंधु सभ्यता के नगरीकरण का विकास सुमेर सभ्यता से दिखलाई पड़ता है। सुमेर सभ्यता मेसोपोटामिया से थोड़ी सी बाद की है, उसी के आसपास है, ठीक है। तो आप सुमेर सभ्यता इसमें लिखें, सिंधु सभ्यता का विकास सुमेर सभ्यता से दिखता है। दूसरा पॉइंट लिखें इसमें मॉर्टिमर व्हीलर, दूसरा लिखें इसी में विदेशी वाले में। ये आप अच्छी अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स दे रहा हूं इसमें, ठीक है। इसको लैंग्वेज आप खुद बना लेंगे। मॉर्टिमर व्हीलर इसको क्या कहते हैं? अच्छा, जो मॉर्टिमर व्हीलर में आप जो कह रहे थे ना कि मेसोपोटामिया से, मॉर्टिमर व्हीलर में थोड़ा सा चेंज करके लिखे। मॉर्टिमर व्हीलर मेसोपोटामिया से डायरेक्ट नहीं कहते, मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं माइग्रेशन ऑफ आइडियाज, विचारों का प्रवास। मॉर्टिमर व्हीलर सिंधु सभ्यता के विकास में मेसोपोटामियाई विचारों का प्रवास या माइग्रेशन ऑफ आइडियाज, यानी कि आपको क्या समझ में आता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं इसकी उत्पत्ति मानते, बल्कि ये बोलते हैं कि वहां से विचार आए और देसी लोगों ने इसका विकास किया, ठीक है। ये एग्जैक्ट मॉर्टिमर व्हीलर ने बोला था, माइग्रेशन ऑफ आइडियाज, ठीक। मॉर्टिमर व्हीलर जनसंख्या की बजाय या टेक्नोलॉजी की बजाय विचारों के प्रवास को बल देते हैं। वहीं मेसोपोटामिया में लिखे, वहीं क्रेमर जो हैं, क्रेमर एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे,
क्रेमर बोलते हैं कि ये विचारों का प्रवास नहीं था, बल्कि मेसोपोटामिया से आए हुए कुछ लोगों द्वारा सिंधु सभ्यता का विकास किया गया। केवल इतना इतना आपको जानना है शॉर्ट में, ठीक है। ये अगर डिस्टिंक्शन आप करके लिखोगे तो क्वेश्चन आपका काफी अच्छा होगा। यानी विदेशी उत्पत्ति में ही हमको 3-4 पॉइंट मिल गए, ठीक। अब विदेशी उत्पत्ति के पक्ष में तर्क लिख लीजिए एक दो, इसके भी शॉर्ट में पॉइंट आपको बताऊंगा। विदेशी उत्पत्ति के पक्ष में तर्क, विदेशी उत्पत्ति के पक्ष में तर्क क्या है? पहला तर्क यह है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा दोनों में ही छत बनाने, अन्नागार बनाने, इन सब में लकड़ी का यूज हुआ है। पहला तर्क यह है कि ये बताते हैं कि दोनों ही जगह में, यानी सीमेंट, अब जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होती है तो उसमें छत नजर नहीं आती है। ये बताया जाता है कि 2 मंजिला 3 मंजिल, लेकिन छत नजर नहीं आती है। किससे छत बनी? इसका मतलब छत लकड़ी की होती थी, ठीक है, इसलिए छत गायब हो गई। तो पहले समानता यह है कि दोनों ही जगह छत नहीं पाई गई, और जबकि ये निश्चित है कि 2-2 3-3 मंजिल इमारत भी होती थी हड़प्पा सभ्यता में। तो पहली समानता है लकड़ी का प्रयोग। दूसरी समानता लिखिए, दूसरी समानता लिखिए, इंपॉर्टेंट है। दोनों ही जगह सामान्य लोग और शासक वर्ग अलग अलग रहते थे, जैसे कि दुर्ग क्षेत्र और जो निचला क्षेत्र है। मेसोपोटामिया और हड़प्पा दोनों में ही ये व्यवस्था पाई गई थी कि जो कॉमन पीपल थे और ऑथोरिटी, या फिर कह सकते हैं कि एलीट क्लास जो थी, वो अलग अलग जगह रहती थी, ठीक है। अब आपको पता होगा, जब आपने हड़प्पा का सिटी प्लान देखा होगा, तो हड़प्पा के सिटी प्लान में आपको पता है कि एक फोर्टिफाइड प्लेस होता है, साइटेडल जिसको बोलते हैं, और एक निचला स्तर लोअर प्लेन जो होता है। ये कॉमन फीचर है हड़प्पा का, हड़प्पा सिविलाइजेशन का, ठीक। तो दो, अब इसमें लिख लीजिए किंतु 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 वर्तमान समय में, थोड़ी सी लैंग्वेज आपको दे देता हूं कि आपको क्वेश्चन कहां ले जाना है। जो थ्योरी डिस्कार्डेड कर दी गई है, जो थ्योरी ऑब्सोलीट हो गई है आज के टाइम पर, उस थ्योरी को हमको जस्टिफाई नहीं करना है। इसलिए ये जो थ्योरी है विदेशी उत्पत्ति वाली, वो आज के टाइम पे यूजफुल नहीं है। इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा, किंतु विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, मेसोपोटामी उत्पत्ति का सिद्धांत वर्तमान में निम्न आधारों पर तर्क संगत नहीं लगता है। निम्न आधारों पर तर्क संगत नहीं लगता है। कौन कौन से वो आधार थे? उन आधारों को आप तुरंत लिखें, 3 पॉइंट लिखें केवल। पहला, मेसोपोटामियाई जो सिटी प्लान था वो हड़प्पा की तरह प्लान्ड नहीं था। मेसोपोटामियन cities were not planned like Harappan cities. फर्स्ट डिफरेंस ये था, हड़प्पा की तरह प्लान नहीं थी वो। दूसरा, स्क्रिप्ट में अंतर था, जैसा कि मीतू जी ने थोड़ी देर पहले बताया था कि कील नुमा स्क्रिप्ट है मेसोपोटामिया की, और हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट या लिपि जिसको बोलते हैं, लिपि में अंतर है दोनों में। ज्यादा बस सीधा सा आप लिखें स्क्रिप्ट में डिफरेंस, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन है। अब इस सारे क्वेश्चन में इतने सारे पॉइंट को लिखने के लिए आपको शॉर्ट शॉर्ट में लिखना पड़ेगा ना। शॉर्ट, आपको ये कला आनी चाहिए, गागर में सागर कैसे भरा जाए, सारी बात लिख भी जाए और जगह भी आपको मेन क्वेश्चन से आपका दिमाग भी ना हटे। जैसे आपने पहले विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत बताया, लेकिन जब खंडन और पक्ष दे रहे हो तो उसको बहुत शॉर्ट में साइड में दे दो, फिर देशी उत्पत्ति के सिद्धांत के लिए जगह बचा लो। इस टाइप से ऐसे करो कि सारी बात लिख जाए क्वेश्चन में, ठीक। तो दूसरा ये है, मोहरे भी, मोहर जिसको बोलते हैं, या जो
सील सील जो होती थी वो भी जो मेसोपोटामियन थी वो सिलिंड्रिकल थी, बेलनाकार थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्वायर सील है, स्क्वायर सील है। ठीक है, स्क्वायर सील्स हैं यहां पर इंडियन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और मेसोपोटामियन में सिलिंड्रिकल है। ठीक, तो इसका भी डिफरेंस है, इतना 3 डिफरेंस काफी है आपको। अब लिखिए देसी उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंडिजिनस ओरिजिन, थ्योरीज ऑफ इंडिजिनस ओरिजिन। इसमें भी 3-4 थ्योरी आपको जानना जरूरी है, थोड़ी सी लेटेस्ट और अच्छी थ्योरीज हैं, आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। थ्योरीज ऑफ इंडिजिनस ओरिजिन, सबसे पहले लिखिए सबसे पहले आप लिखिए इसमें ओरिजिन फ्रॉम द प्री हड़प्पन साइट, प्राक हड़प्पाई स्थलों से उद्भव, प्राक हड़प्पाई स्थलों से उद्भव। एक बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने सोथी सिसवाल नाम की प्राक हड़प्पाई स्थल की खोज की थी, और दोनों के मृदभांड या बियर जो पोटरीज होती है उनमें समानता पाई थी, हड़प्पा की और सोथी सिसवाल की पोटरीज में। तो ये पहला सबूत तो ये है। अमलानंद घोष का नाम ना लिखो चलेगा, लेकिन सोथी सिसवाल ये लिखें आप इसमें कि सोथी सिसवाल, प्राक हड़प्पाई स्थल सोथी सिसवाल एवं प्राक हड़प्पाई स्थल सोथी सिसवाल एवं हड़प्पाई स्थलों के मृद भांडों में समानता पाई गई है। The similarities has been found between pre-Harappan site Sothi Siswal and the Harappan site। ठीक, एक और बढ़ चढ़ के बात करी थी एम आर मुगल ने, दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए देशी उत्पत्ति में एम आर मुगल। तो इसमें भी इनका नाम लिखो ना लिखो, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट नाम लाखो, ज्यादा स्टोरी के चक्कर में मत पड़ो आप, इंपोर्टेंट जो ऊपर लिखवा दिए उनके आप नाम लिख लो, केवल जैसे मॉर्टिमर व्हीलर आपने जान लिया तो कुछ कुछ नाम जान लो आप। तो इसमें आप लिखिए एम आर मुगल ने क्या कहा था इसमें कि जब हम हड़प्पाई स्थल और प्राक हड़प्पाई स्थल को स्टडी करते हैं ना डीप में, तो उसमें सारे लक्षण हड़प्पाई पाए जाते हैं। तो इसको उन्होंने अर्ली हड़प्पा या प्राक हड़प्पा की जगह प्रारंभिक हड़प्पाई स्थलों का दर्जा दिया। एम आर मुगल ने प्राक हड़प्पाई स्थलों का अध्ययन करके उन्हें हड़प्पाई स्थलों से समानता प्राप्त की और उन्हें प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल नाम दिया। ठीक, इसमें से हिस्टोरियन का किसी का नाम भूलो ना भूलो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपको ये थीम पता होनी चाहिए कि क्या क्या चेंजेस थे, क्यों 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 इसको डिस्कार्ड कर दी गई, क्यों नहीं कर दी गई। ठीक है, ये बस आप पता रखना। और सबसे लास्ट में आप लिख लीजिए क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत, क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत। क्रमिक परिवर्तन के सिद्धांत में लिखिए, क्रमिक विकास का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत में सीधी सी जनरल सी बात बोली जाती है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास किसी भी सिद्धांत की अपेक्षा एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया थी, जिसमें विकास के उत्तरोत्तर क्रम में
हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस थी जिसमें प्रोडक्शन सिस्टम, जैसे नवपाषाण काल से इसमें लिख सकते हो आप, नवपाषाण काल से जैसे ही उत्पादन प्रक्रिया में विकास हुआ, उत्पादन प्रक्रिया में विकास होने से उत्पादन में विकास हुआ, उत्पादन में विकास होने से व्यापार वाणिज्य में विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य में विकास होने से नगरीकरण का विकास हुआ। ठीक है, ये एक प्रोसेस थी। तो हड़प्पा सभ्यता के प्लेन में बहुत सारे क्रॉप्स हैं और सीरियल्स के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं वहां पे। तो उन एविडेंसेस के आधार पर हम कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मेटल्स का भी यूज होने लगा था, कांसे वगैरह का, तो प्रोडक्शन बढ़ा होगा। फिर हमको फॉरेन ट्रेड, जैसे श्रीन रत्नाकर बोलते हैं कि फॉरेन ट्रेड का इसमें बहुत बड़ा योगदान है हड़प्पा सभ्यता के विकास में, कि फॉरेन से ट्रेड हो रहा है। तो इसमें एक लिख सकते हो कि विदेशी व्यापार का सिद्धांत कह सकते हो इसमें, कि विदेशी व्यापार, एक और पॉइंट लिख सकते हो विदेशी व्यापार के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का। ये बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। अब कंक्लूजन क्या लिखोगे? कंक्लूजन में आप लिखेंगे इसमें, हड़प्पा सभ्यता के विकास के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी न होकर अनेक कारण एकाधिक रूप से उत्तरदायी थे। ठीक है, बहुत थ्योरीज आपको मिल चुकी हैं, इन थ्योरीज का यूज कीजिए, क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। एनी डाउट? इस क्वेश्चन को लेकर किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, तो आपको थ्योरीज मिल गई हैं, आप इसका यूज कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाई धर्म वैदिक धर्म का अग्रगामी था, कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। हड़प्पन रिलीजन वॉज द प्रेडिसेसर ऑफ वैदिक रिलीजन, एनालाइज द स्टेटमेंट क्रिटिकली। इस क्वेश्चन को लेकर जिसकी जो समझ बन रही है कृपया मुझे बताएंगे। इस क्वेश्चन को लेकर आपका क्या मत है? कोई भी? देखो, मेंस सोचने वाली प्रक्रिया है, याद बहुत नहीं करना है, इसलिए शर्माना नहीं है आपको। जितना ज्यादा कन्वर्सेशन होगा उतना ही ज्यादा आप चीजों को समझ पाएंगे और दूसरे लोगों को भी इसका फायदा होगा। तो इस क्वेश्चन से आप क्या समझे थे वो मुझे बताएं। आप कोई भी एक बताए। सर मुझे ये लगा था कि सर जो हड़प्पाई धर्म था उसकी कुछ विशेषताएं वैदिक काल में जो देखी जाती है उनके बारे में बताना था, कि कौन से ऐसे तत्व थे जो हड़प्पा सभ्यता में भी थे और उनकी निरंतरता वैदिक काल में ही बनी रही। जैसे कहा जाता है शीर्षार्थ प्रकार का काम। और इसका कंक्लूजन क्या देना था, निष्कर्ष क्या देना था? इसका निष्कर्ष सर कि ये हाँ बताइए बताइए। जी सर। हाँ बताइए बताइए, खुल के बोलिए, इतना सही जा रही है आप। सर इसमें निष्कर्ष ये दिया था कि इस प्रकार हड़प्पाई धर्म के जो तत्व हैं वो निरंतर वैदिक धर्म में भी देखे जा सकते हैं। जैसे अब देखो, यही मैंने आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आलोचनात्मक विश्लेषण करें। आलोचना भी करनी पड़ेगी, है ना? आलोचना में क्या बिंदु आपको समझ आते हैं? क्या समर्थन में क्या बिंदु आते हैं? देखो, आपस में आप ही लोग बताओ, मैं तो आपको एक्स्ट्रा बता सकता हूं उसमें। आप ही लोग आपस में बताइए कि आपको समर्थन में क्या है और आलोचना में। पहले समर्थन में बताइए, अगर ऐसा है, क्वेश्चन कह रहा है, तो क्या ऐसा हड़प्पा में मिलता है जो वैदिक धर्म से मिलता है? सर इसमें समर्थन बोलो। सर ये था कि जो हड़प्पाई थे वो भी प्रकृति पूजा करते थे, जैसे कि वृक्ष पूजा, नाग पूजा। वैसे आर्य भी थे जो प्रकृति तत्वों से जुड़े थे, जैसे वर्षा के देवता, अग्नि देवता। और जो हड़प्पाई धर्म था वो भी बहुदेववादी था, क्योंकि उसमें माता देवी, पशुपति सबकी पूजा की जाती थी। और यहाँ पर भी इंद्र, पृथ्वी, आकाश के थे। और सर जो उसमें असमानता बहुदेववाद कि हड़प्पा के जो लोग, तो वहाँ पे मंदिर, बहुदेववाद वर्ड को नोट करें आप। बोलो। बहुदेववाद वर्ड को कोर वर्ड जो होता है ना, उस वर्ड को आपको नोट करना है। क्वेश्चन हमेशा आप जब भी हेडिंग लिखेंगे
उसमें एक जो कोर वर्ड होता है आपको उस पर ध्यान देना है। बहुदेववाद आपको लिखना है कि दोनों ही धर्मों में बहुदेववाद का वर्णन मिलता है, देन आप उसके अंदर कुछ लिखेंगे। ठीक है, ये हेडिंग होती है आई कैचिंग। जी सर। बहुदेववाद, मात्र देवी की पूजा, सेकंड, तीसरा आई कैचिंग वर्ड प्रकृति पूजा, देन आप उसमें अंदर खोलोगे ना। आलोचना में क्या है, आलोचना में क्या लिखा है आपने? सर आलोचना में क्या है? जो हड़प्पाई धर्म, सर हड़प्पाई जो लोग थे वो प्रकृति पूजा करते थे साधारण रूप से, लेकिन जो वैदिक धर्म था वहाँ पर क्या था कि यज्ञ में पशु बलि कर्मकांड करते थे, पर ऐसा हड़प्पाई धर्म में नहीं था। हम लोग तो ये बोलते हैं कि कालीबंगा से लोथक से अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, फिर सर लेकिन पशु बलि और ये उसके साक्ष्य नहीं मिलते, पशु बलि के प्रमाण नहीं मिलते हैं। दैट्स राइट। ठीक है, तो मोटा मोटा आपने सही लिखा है, ऐसे ही इसको डील करना है। लेकिन आलोचनात्मक आपने वो शायद डील नहीं किया है, तो आपको डील करना है आलोचनात्मक। लिखिए सबसे पहले हड़प्पाई धर्म का वैदिक धर्म का अग्रगामी था, तो आपको पहले तो ये स्टेटमेंट क्लियर करना है। ठीक है, तो आपको जो शुरुआत करनी है वो देखो, जब कभी भी हम किसी चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं तो एक्चुअली इंट्रोडक्शन के 30 वर्ड या 50 वर्ड में हमारा पूरा उत्तर होता है। इंट्रोडक्शन आपको ऐसे देना है कि इंट्रोडक्शन पढ़ने के द्वारा जो टीचर है वो आपको क्वेश्चन की सारी दिशा समझ जाए। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत मतलब कि प्रश्न के अनुसार, या बिना कैसे भी आप जैसे भी शुरुआत करते हो तो आप उसमें इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि हम ये देख सकते हैं कि वैदिक धर्म में हड़प्पाई सभ्यता के धर्म के समान ही कुछ बातें हमें दिखलाई पड़ती हैं, किंतु वैदिक संस्कृति हड़प्पाई सभ्यता और संस्कृति से पूर्णतः भिन्न थी। इस प्रकार इसमें कुछ विलक्षणता के गुण भी देखे जाते हैं। बस इसमें अब आपकी जो भूमिका थी इसके अंदर सारी बातें आ गई कि उसको पता चल गया कि ये एक तरफ नहीं जा रहा है, यानी ये जो बच्चा है वो क्लियर है कि उसको समानता के गुण भी पता है और असमानता के गुण भी पता है। अब आप इसको नीचे से खोलोगे तो आप अलग से उसमें हेडिंग बनाओ क्वेश्चन पेपर में कि क्या क्या समानता के गुण हैं। तो समानता के गुण में पहला बहुदेववाद में हड़प्पा में प्रकृति पूजा भी होती है, पशुपतिनाथ की पूजा होती है, नाग पूजा, सर्प पूजा जैसे ये बता रहे हैं उसके प्रमाण उसमें मिले हुए हैं, कुंवारी कन्या या मातृ देवी की पूजा के उसमें प्रमाण मिले हुए हैं, योनि पूजा, लिंग पूजा के प्रमाण इसमें मिले हुए हैं। तो ये बहुदेववाद की समानता नजर आती है। दूसरा, इसमें प्रकृति पूजा अलग से आप इसमें बता सकते हो कि प्रकृति पूजन को इसमें और इहलौकिक इस संसार की पूजा को इसमें बहुत महत्व दिया गया है। तीसरा, आप उत्पादन पूजा को बता सकते हो। उत्पादन पूजा का मतलब जो सर्प पूजा जो होती है, या फिर कह सकते हैं इसमें कि अग्निवेदी जो यज्ञ है, यज्ञ भी तो उत्पादन का प्रतीक है। तो उत्पादन में जैसे अब इसमें आप तुरंत एग्जाम्पल दे दीजिए आप कि यज्ञ पूजा कि कालीबंगा से साक्ष्य मिले तो उसमें ये भी उत्पादन का प्रतीक है। तीसरा लिख लीजिए इसमें कि वैदिक धर्म के देवी देवताओं की पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। अब जिसमें जॉन मार्शल ने हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर से पशुपतिनाथ को चिन्हित किया है। उन पर विवाद है, ये अलग बात है, लेकिन जनरली तो माना जाता है पशुपतिनाथ है। तो वैदिक जो कि वैदिक शिव के समान है, इस बात को आप मेंशन कीजिए, जिसकी तुलना वैदिक या आद्य शिव से की जाती है। जॉन मार्शल ने उनके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड यूज किया है वो प्रोटो शिवा वर्ड यूज किया है, आद्य शिव। और शिव तो वैदिक रुद्र जिसको बोलते हैं उत्तर वैदिक में आके और फिर गुप्त काल में आके शंकर और शिव से ही तो उसकी साम्यता होती है। तो वैदिक हिंदू धर्म से जिसकी तुलना मिलती है। मूर्तिवाद के लिए भी आप इसमें लिख सकते हो कि वैदिक धर्म जो कि बाद में चलकर मूर्तिवाद में परिवर्तन हो गया, उसके प्रारंभिक प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में हमको मिलते हैं।
तंत्र मंत्र का आप लिख सकते हो, आप तुरंत लिख लीजिए, आप तो शॉर्ट में तंत्र मंत्र का आप उसमें लिख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यताओं से मृतकों के दाह संस्कार में सांसारिक वस्तुएं पाई गई हैं। इससे यह पता चलता है कि उनका पारलौकिक जीवन में या हड़प्पा सभ्यता में ताबीज के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताबीज के प्रमाण मिले हुए हैं। तो ये तंत्र मंत्र में विश्वास दर्शाता है, जो कि बाद में चलकर वैदिक धर्म की एक विशेषता हुई। क्वेश्चन आपको किस तरीके से घुमाना है, ऐसे ही घुमाना है। फिर कह रहे हैं कि आलोचनात्मक है, टिप्पणी तो आलोचनात्मक करनी है, किंतु, तो इसमें किंतु में क्या बिंदु आएगा? किंतु हड़प्पा सभ्यता में किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति का स्पष्ट प्रमाण वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति के समान हमको नहीं मिलता है। इसलिए निम्न तर्कों के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच असमानता के बिंदुओं को खोज सकते हैं। पहला क्या होगा, इसमें पॉइंट लिख लीजिए, आलोचना के लिए आप लिख लीजिए, समर्थन में तो आपको बहुत मिल जाएगा, आलोचना के लिए आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता में अनुष्ठान, धर्म की अनुष्ठानिक जानकारी यानी मेटेरियलिस्टिक जिसको बोल सकते हैं, या रिचुअलिस्टिक इंफॉर्मेशन तो आपको मिल जाती है, बट जिसको तत्व चिंतन की जानकारी नहीं, यानी थॉट्स नहीं मिलते, आइडियाज नहीं मिलते, फिलॉसफी नहीं मिलती। हड़प्पा सभ्यता से हमको ये तो पता नहीं है, वेदों के समान, वेदों में तो पूरी फिलॉसफी हमको पता चल जाती है, उपनिषदों की फिलॉसफी पता चल जाती है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वैदिक धर्म के समान था? यानी हड़प्पा सभ्यता में जो हमको प्रमाण मिले हैं वो ऐसे प्रमाण हैं जिनसे हम खुद अंदाजा लगा रहे हैं धर्म का स्वरूप कैसा था, उसके बारे में हमको जानकारी है क्या? तो पहला आलोचना का बिंदु यह हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्यों के आधार पर हम किसी भी प्रकार हड़प्पा धर्म के तत्व चिंतन की जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। दूसरी बात, वैदिक धर्म और समाज एकागी रूप से जुड़े हुए थे। वैदिक धर्म और समाज एकागी रूप से जुड़े हुए थे, किंतु हड़प्पाई समाज एवं धर्म के जुड़ाव का कोई प्रमाण हमको नहीं मिलता है। यह इसकी आलोचना का बिंदु हो गया। तीसरा आलोचना का बिंदु आप क्या लिख सकते हो कि जो वैदिक धर्म था उसकी शुरुआत या उसके प्रारंभिक साक्ष्य ऋग्वेद में पाए जाते हैं, किंतु हड़प्पाई सभ्यता में ऋग्वेद की समानता या ऋग्वेद जैसे लिटरेचर का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसके आलोचना के बिंदु हो गए। ठीक, इतना था इसके अंदर। फिर इसमें निष्कर्ष क्या लिखेंगे? निष्कर्ष क्या लिखेंगे? तमाम आलोचना के बावजूद ये कुछ सीमा तक कहा जा सकता है कि हड़प्पाई धर्म वैदिक धर्म का स्थानीय रूप से पूर्वगामी था, किंतु एक निश्चित आकार में व्यवस्थित नहीं था। बस सिंपल, ठीक है, ऐसे डील करना था। केवल अग्रगामी था, इस स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। आपको प्रॉपर उसकी आलोचना भी करनी है, क्योंकि आलोचनात्मक विश्लेषण अलग से लिखा है और उसका निष्कर्ष देना है। ठीक है, निष्कर्ष में आपको यही थोड़ा, जैसा क्वेश्चन में बोला है कि थोड़ा बहुत था। हाँ बोलिए सर, कंक्लूजन की लास्ट लाइन बोल दीजिए। कंक्लूजन की लास्ट लाइन तो मैं ही भूल गया, मतलब मैं बता रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूं ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, एक दिशा पकड़ा रहा हूं कि आपको ऐसे लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो उसका कुछ सीमा तक पूर्वगामी था, किंतु हड़प्पा सभ्यता के धर्म का स्वयं का कोई निश्चित आकार नहीं था जिस प्रकार वैदिक धर्म का था। ठीक है, यही इसका कंक्लूजन है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कुछ सीमा तक इसका पूर्वगामी था या कुछ सीमा तक इसके लक्षण पाए जाते हैं,
किंतु हड़प्पा सभ्यता का धर्म का कोई निश्चित वैचारिक आधार या निश्चित आकार नहीं था। शब्द अपने आप से आप डाल लीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ओके सर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था वो मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा कष्ट दिया होगा, किंतु बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर भारत का नगरीकरण उत्पादन शक्ति में निहित था, वहीं दक्षिण भारत का वाणिज्य व्यापार में। अर्बनाइजेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वाज वेस्टेड इन द प्रोडक्शन पावर, while of southern India was vested in commerce trade. Can you explain? Any one of you, please explain the statement. सर अपने दिमाग के तंतुओं को खोलिए। जी सर, इसमें हाँ बोलिए। जैसा जहां तक मैं प्रश्न समझ पा रहा हूँ, ये कहना चाह रहा है कि उत्तर भारत का नगरीकरण जो है उत्पादन शक्ति है उसमें नहीं था, और दक्षिण भारत का जो सर नगरीकरण है वो इससे क्या व्यापार वाणिज्य मतलब? में। इससे मतलब है सर कि उत्तर भारत वो में तो जो क्वेश्चन ही उत्पादन पूछ रहा है। प्रक्रिया है उसके बारे में बता रहा हूँ। हाँ तो सर जैसे बताना है कि उत्तर भारत जो है यहाँ पर उर्वर भूमि है, और यहाँ पर जो है प्राकृतिक हाँ। संपदा भी प्रचुर मात्रा में थी, और इनके पास जो उर्वर भूमि है तो उससे क्या लोहे की खोज हुई थी, जिससे इनके पास हल का आविष्कार हुआ, जो तकनीकी आई जिससे कि इनके उत्पादन अब आए पॉइंट पर। जिससे कृषि अधिशेष ने नगरीकरण को जन्म दिया यहाँ उत्तर भारत में। ठीक। जहां तक मैं समझ और पा दक्षिण रहा हूं भारत में? और वहीं दक्षिण भारत में बिल्कुल सर बिल्कुल, व्यापार आप थोड़ा वाणिज्य थोड़ा के सा। बारे में बताना है। हाँ तो उसमें तो सर हम विभिन्न स्रोत का उल्लेख कर देंगे, जैसे पेरिप्लस ऑफ प्रेसिडेंसी है, उसमें भारत के 18 बंदरगाहों का उल्लेख बिल्कुल मिलता है बिल्कुल, हमें। एकदम सही। और इसके साथ ही सर रोमन व्यापार देखो आप, प्लिनी हाँ, का वर्णन है सर। संगम साहित्य में जो बहुत सारे वर्णन हमें प्लिनी का मिलते हैं वर्णन है, आर्थिक। संगम हाँ सर, साहित्य, और जो संगम कावेरी साहित्य। डेल्टा के बारे में जी सर, कावेरी डेल्टा के बारे में वर्णन मिलता है संगम साहित्य में। वो हाँ सारी चीजें इसमें बताएंगे कि दक्षिण भारत का सर जो व्यापार वाणिज्य पे आधारित था, उत्तर भारत का नगरीकरण इस पे आधारित था। और कुछ सर मैप बना के इस बिल्कुल टाइम के जो सिटीज हैं उनको लोकेट भी कर देंगे। थोड़े सर ठीक। ज्योग्राफिकल रीजन देखो भी दिखाने आपने, हैं इसका। हाँ जी सर। ज्योग्राफिक रीजन आप दिखा सकते हो मैप पे, बिल्कुल सही। देखो आपने थीम तो एकदम सही पकड़ी है, नो डाउट, थीम एकदम सही है, जी सर। लेकिन आपको इसको हिस्ट्री के जी पायजामे में पहनाना है, इसको हिस्ट्री का पायजामा देना है इसको, है ना। हिस्ट्री, जैसे हम जब कोई आंसर लिखते हैं ना, तो एक तो होता है सीधा आपने एनालिसिस कर दिया, लेकिन वो हिस्ट्री के दायरे से बाहर चला जाता है, ठीक है। आपका एनालिसिस सही है, वो प्रेजेंट तक आ जाएगा वो एनालिसिस, लेकिन आपको हिस्टोरिकल दायरे में यानी ऐतिहासिक संदर्भों के द्वारा इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी आप इस पे थ्योरीज ले सकते हैं, जैसे एक रामचरण शर्मा का आप उल्लेख कीजिए, जब भी आप लोहा उत्पादन, बिल्कुल सही है, रामचरण शर्मा का आप उल्लेख कीजिए। भौतिक उत्पादन के लिए डीडी गोस्वामी का उल्लेख कीजिए आप, जिसमें वो आर्थिक भौतिक शक्ति को बताते हैं उत्पादन के लिए, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें। मार्क्सवादी दक्षिण अप्रोच। भारत में जब आप लिखेंगे तो, हाँ, मार्क्सवादी अप्रोच जो है डीडी गोस्वामी की, वो आप लिखेंगे इसमें। और दक्षिण भारत के लिए आप इसमें लिखेंगे कि महापाषाण कालीन जो सभ्यता थी, वहां से सीधा विकास संगम काल में हो गया राज्य निर्माण। तो ये आपको उदाहरण देना पड़ेगा वहां पर कि महापाषाण काल, मेगालिथिक जो कल्चर है, वो मेगालिथिक कल्चर जो था वो खाद्य संग्रह मतलब उत्पादन बहुत अधिक नहीं था। रीजन आपका सही है, रीजन बाद में लिखेंगे, लेकिन हिस्टोरिकल पॉइंट पहले लिखेंगे। रीजन सही है कि वहां पर पर्वत के ढलान थे, उत्पादन मिट्टी नहीं थी, वो सही है, वो आप नीचे लिखेंगे। पहले आप इसमें ये बताएंगे कि कैसे कैसे हुआ, तो ये आपको एविडेंस देना पड़ेगा उदाहरण के लिए, कि जैसे कि महापाषाण कालीन संस्कृति से, मेगालिथिक कल्चर से डायरेक्ट संगम के बड़े बड़े राज्यों का या राजवंशों का विकास हुआ, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा कि, और जो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेसी, रोमन ट्रेड, स्ट्रैबो, प्लिनी, इनका जो विवरण है वो तो आपको बताना ही बताना है। तो इस पॉइंट में आपको ऐसे लेके चलना है, ठीक है। उत्तर भारत का, और इसको ऐसे ही तोड़ तोड़ के आप लिखेंगे, उत्तर भारत का नगरीकरण उत्पादन शक्ति में निहित था, कारण नीचे करके, ठीक है।
सेकंड बनाएंगे दक्षिण भारत Yes, का sir. वाणिज्य व्यापार में था कारण, और उदाहरण मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री को पुष्ट करने के लिए, महापाषाण काल से संगम काल, पेरिप्लस, एरिथ्रियन, वही सब आपको डालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर लेना आप लोग। ठीक भाई, ओके। sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई शहरों के जल संरक्षण एवं प्रबंधन नियोजन पर प्रकाश डालिए। डिफाइन द वाटर कंजर्वेशन Yes. एंड मैनेजमेंट प्लानिंग ऑफ हड़प्पन साइट्स। इसमें एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिस चीज को जितने पॉइंट्स इस बारे में आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, जितने लोगों को जितने पॉइंट्स इस बारे में आते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करें तो सबको पता चल जाएगा एक दूसरे से। फिर जो भी कमी होगी मैं इसमें पूरा करवाने की कोशिश करूंगा आपको। बताओ कोई क्वेश्चन, क्या लिखा है आपने क्वेश्चन में? सर इसमें मैंने ये लिखा था कि हड़प्पा शहरों, तो पहले तो ये इंट्रो बता दिया कि हड़प्पाई जो सभ्यता है सर, वो विश्व की नगरीय सभ्यता में से एक है और सबसे उन्नत सभ्यता में से थी, जिसकी जल प्रबंधन व्यवस्था बहुत ही उत्तम कोटि की थी। मैंने उदाहरण दे दिया इंट्रो में ही, जो अभी हमारा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में धौलावीरा शामिल हुआ था सर। फिर उसके बाद मैंने इनकी बताया कि जल संरक्षण और प्रबंधन नियोजन पर प्रकाश डालिए। तो बताया मैंने जैसे इनकी पक्की अच्छा, नालियां ये थी सर, पॉइंट को आप नोटिस कीजिए। जब आप, हाँ एक मिनट, दो सेकंड रुकिए आप। जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे तो ये इन्होंने अच्छा पॉइंट किया है। डिस्कशन का यही फायदा होता है। जब आप इस आंसर को लिखते हैं और धौलावीरा का जिक्र आए तो धौलावीरा में स्पेशली जो विश्व विरासत स्थल में जब शामिल किया गया है तो स्पेशली मेंशन है उसमें उसकी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप इस चीज को आंसर में मेंशन कर सकते हैं कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, जिसका एक प्रमुख कारण इसका कुशल जल प्रबंधन था। एक प्रमुख कारण। तो ये आपकी भूमिका या इंट्रोडक्शन जिसको आप कहते हैं, इससे अच्छा क्या इंट्रोडक्शन होगा? ठीक, तो इसको आप डाल सकते हैं आगे। और बोलिए आगे सर। मैंने इसमें मैप बना के जो धौलावीरा है, मोहनजोदड़ो है और लोथल, तीन लोकेशन को लोकेट किया सर। इन तीन लोकेशन को जहां जो जल संरक्षण के लिए स्पेशल जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने अब इनकी जल संरक्षण और प्रबंधन नियोजन पर प्रकाश डाला इस तरीके से कि पक्की नालियां थी सर, सरोवर बनाए गए थे सर, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें पॉइंट्स क्या क्या लिखे आपने? हाँ तो यही तो सर, ठीक, मतलब जो पॉइंट बना के मतलब पक्की नालियां थी। जी सर, नहरों के माध्यम से सिंचाई प्रणाली, यस। और बांध बनाए गए थे सर। डॉकयार्ड, लोथल सिंचाई के लिए, ट्रेड के लिए डॉकयार्ड बनाया गया था। ठीक है, तो देखो आप इसमें जो उदाहरण है वो बाद में लिखेंगे, पहले तो आप इसकी विशेषताएं लिखेंगे ना। तो विशेषताओं में आप जिस चीज को नहीं भी पता है वो लिख लें आप, एक ऐसे जान के। तो पहली विशेषता, हड़प्पा सभ्यता में साफ सुथरी मेन होल के साथ पक्की नालियां बनाई गई, जिसमें अपशिष्ट निस्तारण के लिए अलग नालियां थी और स्वच्छ जल के निकास के लिए या आने के लिए, प्रवेश के लिए अलग नालियां थी। पहला, स्वच्छ नालियां। सिंचाई के लिए नहरों के प्रमाण एवं कृत्रिम बांधों के प्रमाण भी पाए गए हैं। ठीक है। तीसरे टाइप का जल प्रबंधन क्या था? तीसरे टाइप का जल प्रबंधन था ट्रेड के लिए, जिसमें आप लोथल का गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड कह सकते हैं। ट्रेड के लिए भी वाटर स्टोरेज का इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है। और धौलावीरा को आप अलग से मेंशन करके लिखें कि सबसे कुशल और उन्नत प्रणाली धौलावीरा की थी, जिसके अंदर हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के प्रमाण मिलते हैं। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि नीचे से ऊपरी स्थल पर कैसे पानी पहुंचाया जाए। ठीक है। तो ये उस टाइम पर वाटर प्रेशर के लिए जो टेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज किया था वो धौलावीरा पे आपको मिलता है। ठीक सर। इनके बारे में फिर मोहनजोदाड़ो में हिस्टोरियन नहीं, देखो प्री हिस्टोरिक साइट्स में ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट हैं और हर जगह आपको हिस्टोरियन ऐसे नहीं डालने हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है जल संरक्षण प्रबंधन नियोजन पर प्रकाश डालिए। आपको हिस्टोरियन इतने लेके चलने हैं जितने जरूरत है। ठीक है। और क्या
नहीं, एएल बासम का सर देखो एएल धौलावीरा बासम का पे, वो स्पेशल सर जल विभाग से धौलावीरा जो पे उसने एएल काम कर रखा वासम, था। एएल वासम का, एएल वासम का भी है और सुब्रमण्यम का भी है। सुब्रमण्यम जी साउथ के सर। हिस्टोरियन है, उनका भी इस पर है। ठीक है, बट ये सब आपके जी काम की सर। बिल्कुल चीज नहीं है। आपको एकदम इन सब चीजों से कोई जरूरी नहीं है। आपको काम काम, क्योंकि देखो एकेडमिक और कंपटीशन के पेपर में आपको फर्क बनाए रखना है ना। तो ओके सर। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आंसर हमको नहीं, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आंसर हमको वहां नहीं लिखना है जितना मतलब जो सामने वाले को एकदम से कंफ्यूज करते। जरूरी नहीं है कि सामने वाला एकदम इन सब चीजों से बहुत ज्यादा अवेयर हो। ये आप बिल्कुल भूल मान के ना चलें। हमको क्वेश्चन सरल और स्पष्ट परोसना है, जितना जरूरी है हिस्टोरियन उतना ही ओके। लिखेंगे। और जीएस ओके में सर। आपको हिस्टोरियन एकदम नहीं लिखना है। ठीक, एक मैं आपको और बता दूं, फर्स्ट पेपर में ओके। हिस्ट्री में आप हिस्टोरियन मेंशन नहीं करेंगे, उसका नेगेटिव ओके इफेक्ट सर। इंपैक्ट पड़ता है। जीएस में आप हिस्टोरियन मेंशन नहीं करेंगे, ऑप्शनल में जरूर करेंगे, लेकिन बहुत काम का करेंगे। ठीक है, तो जैसे ओके। कुछ कुछ डिस्प्यूटेड होते हैं, ऑब्सोलीट होते हैं, उन सबको भी यूज करने से बचना चाहिए। तो क्या है ना, जो चीज मानी नहीं जा रही है तो उसको काटना भी पड़ता है। तो आप उसको लिख लें। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, ये भी आपको मेंशन करना चाहिए। ये वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन का बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है ग्रेट बाथ, जिसके अंदर आप डोमेस्टिक वाटर कंजर्वेशन का उदाहरण ले सकते हैं प्लानिंग के लिए। तो आप ये रफ्टअप मैनेजमेंट से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि घर घर में वाटर कंजर्वेशन हो रहा है, तो सोचो बांध को आप वाटर साइड मैनेजमेंट से जोड़िए, घरेलू वाटर कंजर्वेशन से आप जोड़िए, और वेस्ट को कैसे निकाला जाता है कि पॉल्यूशन फ्री वाटर आपको लिखना है। तो पॉल्यूशन फ्री वाटर के लिए आप मैनेजमेंट में हर चीज आएगी ना। वाटर टेबल आपको मैनेजमेंट करना है, गंदा पानी का निकास आपको करना है, अच्छे पानी को स्टोर आपको करना है। एक पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि हड़प्पाई क्षेत्र सामान्य अवस्था में एक सूखा प्रभावित क्षेत्र था, तो सूखा प्रभावित क्षेत्र की वजह से उन्होंने वाटर मैनेजमेंट किया था। आप इसको किस हद तक, ऐसे क्वेश्चंस जब आपके फंसे ना, तो आपको उसके डायमेंशंस खोलने हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट को आप आज की जल संरक्षण विधि से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि उसको इस सब चीजों से जोड़ा जाता था, है ना। इस बारे में आप जल संरक्षण, देखो इसमें तीन चीजें हैं, अगर आप क्वेश्चन को तोड़ोगे, जल संरक्षण, इसको एक तरीका और ये हो सकता है, आपको आवाज आ रही मेरी? सर आ रही क्या है आप सर। मुझे सुन पा रहे हैं? सर नीरू जी आवाज बताइए, आ रही है आपको सर आवाज आ आपकी क्लियर। यस सर आ रही है भाई। हेलो, बीच में कॉल आने की सर वजह से वॉइस आ रही है नेट आपकी। ड्रॉप हो गया था। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। सर आपकी वॉइस आ रही है। आपकी ओर से ही डिस्टरबेंस हो सकता है सर, इधर से क्लियर। ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि इसको अब देखो दूसरे तरीके से आप कैसे लिख सकते हो इसी क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से इसी को तोड़ सकते हो। जल संरक्षण को अलग, प्रबंधन को अलग, नियोजन को अलग। संरक्षण में आप बांध, दूसरा ग्रेट बाथ, जो डोमेस्टिक कंजर्वेशन में इन सब चीजों को ले सकते हो। प्रबंधन में आप पॉल्यूशन फ्री करने के लिए जो मेन होल था, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट था, और मेन होल समझते हो ना, जो नाली साफ करने के लिए होता है बीच बीच में, उसका प्रमाण था। इन सब चीजों को ले सकते हो। नियोजन में आप ट्रेड के लिए इसका, जैसे प्लानिंग के लिए अलग ले सकते हो, ट्रेड को इसको नियोजन करने के लिए
इसमें यूज करते थे, प्लान करते थे। ज्यादा पानी है उससे कम पानी की जगह ले जाने के लिए हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग को इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। इसको 3 पार्ट में ऐसे भी बांट के आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो, है ना, 2-2 3-3 पॉइंट बना के। ठीक है, कंक्लूजन इसमें यही है कि बहुत अच्छा वाटर मैनेजमेंट था। क्या कंक्लूजन करोगे? इस टाइप के क्वेश्चन का कंक्लूजन यही होता है, जो अफर्मेटिव क्वेश्चन है उसको अफर्मेटिव ही होता है, जिसमें आलोचना की गुंजाइश नहीं है उसमें आलोचना थोड़ी करेंगे हम। तो इसका यही कंक्लूजन है सीधा कि सच में अच्छा था। कोई डाउट इस क्वेश्चन को लेकर के, या कोई विशेष पॉइंट किसी के मन में आ रहा हो? नहीं सर। धोलावीरा में 60 रिजर्वियर्स मिले हुए हैं। इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो आप, 60 रिजर्वियर्स, 60 बांध या तालाब या जल संरक्षण के प्रमाण मिले हुए हैं धोलावीरा में। छोटे छोटे गड्ढों के भी सर ठीक है, तो प्रमाण इसको आप मिले हैं पूरा डेड, जल संरक्षण। हाँ, तो इन सब चीजों को आप लिख लो। बस यही सब चीज आपको लिखनी है। लास्ट क्वेश्चन तो कल वाला ही है भाई। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन के बजाय मैं आपसे कुछ और पूछ लेता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन कल वाला ही है, मैंने जानबूझ के दिया था, बहुत यूपी पीछे से बार बार आ रहा था। जी जी। एक क्वेश्चन मैं आपसे सर लेकिन थोड़ा पूछ बता सकता हूं कोई और? लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, भारतीय ताम्र पाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। ताम्र पाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषताओं में आप क्या लिखोगे? वही घिसी पिटी मुख्य विशेषता है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। सबसे पहली विशेषता, तांबा और पाषाण का साथ में यूज होता था। दूसरी विशेषता, ज्योग्राफिक लोकेशन आप बता दो कि ज्यादातर पश्चिम और दक्षिणी भारत में पाए गए हैं, जिसमें आप बता दो कि पश्चिमी और मध्य भारत में कैथा, आहार। देखो, विशेषताओं में सब आ जाएगा। ज्योग्राफिकल विशेषता यानी लोकेशन डाल दो आप विशेषता में, राजनीतिक अगर आपको कोई प्रमाण मिला है वो डाल दो, सांस्कृतिक आपको मिला है तो वो डाल दो। आप इन सब चीजों पर, तथ्यों पर, आयामों पर सोचना शुरू करो। तो ज्योग्राफिक लोकेशन एक विशेषता है। ईस्ट एरिया में कोई भी कैलकोलिथिक कल्चर हमें नहीं मिलता है, तो ये अपने आप में विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता, ताम्र पाषाणकालीन स्थलों में व्यापार के भी बहुत हद तक प्रमाण मिलते हैं, कृषि उत्पादन के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, सामाजिक विशेषताओं में सामाजिक असमानता के प्रमाण मिलते हैं। बड़े बड़े गांव, जॉर्वे में वो जो घर जो होते हैं ना, घर इनाम गांव में घर जो होते हैं ना, एक गोल घर बीच में आसपास आयताकार घर है, तो ये सामाजिक असमानता को दर्शाता है। संस्कृति के अंदर आप क्या क्या लिखोगे? तो संस्कृति के अंदर आप पूरा लिख सकते हो रहन सहन में कि सूती कपड़े के, कपास के बने घरों के साक्ष्य मिलते हैं, गाय पालने के साक्ष्य मिलते हैं। इन सब चीजों को संस्कृति में आप डाल सकते हो। तो आपको सारा मिला के इसी टाइप से लिखना है इसको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत लग रही है क्या? बोलो भाई। नहीं सर। नो सर। नो सर, आप समझ में आ इस गए। क्वेश्चन में कुछ दिक्कत जैसा है? इस क्वेश्चन को सीधा डील करना है आपको। जो विशेषताएं हैं उसको ऐसी, ज्योग्राफिक विशेषता, सामाजिक विशेषता, आर्थिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, बाकी आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी, फैक्ट के पीछे बहुत परेशान नहीं होना है। काम का फैक्ट याद रखना है आपको, लूसेंट नहीं रटना है, इसमें कुछ नहीं करना है। काम का जो फैक्ट है वही हम याद रखेंगे, वो सबको याद रहता है, बस उसको व्यवस्था से रखना है ना। व्यवस्था से हम कैसे रखेंगे? तो मैंने आपको दिशा बदल दी है। हाँ, दिशा आपको बता दी किसी तरीके से लिखना है। मृदभांड लिख सकते हो, लाल, अब मृदभांड में भी लिख सकते हो कि लाल काले मृदभांड मिलते हैं, ये भी की विशेषता है। ठीक है, और बाकी आपको लोकेशन सारी दिखानी है। शिल्प के प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि किलाबंद बस्ती, हाथी दांत के चूल्हा बनाने के, बीड्स बनाने के, खिलौने बनाने के, इन सब चीजों, ये शिल्प में लिख सकते हो। ठीक है, तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ये 5 पॉइंट आप इसमें अभी लिख लो। भले ही अगर आपको बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो आप लिख लो यहीं पे, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। 5 पार्ट में आप सोच सोच के इसमें पॉइंट बना देना। इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर है? अच्छा जी सर।
जी जी, अब कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, रुको। अगर क्वेश्चन ये आए, अगर क्वेश्चन ये आए कि हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता की उत्पादन प्रणाली के अंतर को समझाइए, तो आप क्या लिखोगे? या हड़प्पा सभ्यता या वैदिक सभ्यता, दोनों के बीच में उत्पादन प्रणाली के अंतर को समझाइए, तो आप क्या लिखोगे? कोई एक बताइए। वैदिक वाले में तो सर सरल हो जाएगा। वैदिक की सर क्या? उत्पादन प्रणाली की बात की जाए तो वैदिक तो सर, वैदिक की अगर बात की जाए सर, तो इन्होंने तो अस्थायी जीवन व्यतीत नहीं किया, तो इनके बारे में तो काफी अंतर रहेगा। ये तो यायावर यायावर प्रवृत्ति के थे, इधर उधर ही भटकते रहे, इसलिए इनके लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते ज्यादा, तो इनके पशुचारण पे तो ज्यादा क्या फोकस करना वैदिक होगा। काल, मतलब अगर आपसे सिंपल एक सा एक क्वेश्चन पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता में उत्पादन जी सर। ज्यादा होता है या वैदिक सभ्यता में, तो आप क्या कहोगे? सर हड़प्पा में ज्यादा होता था। कृषि उत्पादन की ही बात करूं तो क्या होगा? सर कृषि, सर हड़प्पा में हड़प्पा में कृषि ज्यादा ज्यादा होता था। होती थी, तभी ये व्यापार वाणिज्य करते। जी सर। सर इसीलिए मेसोपोटामिया से वगैरह से ये व्यापार मोहरे करते, वगैरह निर्यात साक्ष्य। करते। और उत्तर वैदिक और हड़प्पा की बात करूं तो उत्तर लेटर वैदिक में सर वैदिक, अधिक हो जाएगा। ऋग्वेद के अलावा तीनों वेद, है ना? तो ये आपको क्लियर है, मैं उत्तर यही आपसे वैदिक में सर पूछना चाह अधिक रहा हो हूं, ठीक है? जाएगा। तो जी देखो, हड़प्पा सभ्यता भले ही नगरीकृत था, लेकिन कृषि उत्पादन बहुत अधिक विकसित नहीं था हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय पर जी लोहा नहीं था, ठीक है? तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि वहां पर जो प्लेन में खेती करते थे वो डायरेक्ट खेती करते थे, उनको अच्छे प्लफ नहीं थे, अच्छे हल नहीं थे। तो ये आपको इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, या बहुत आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि हड़प्पा में बहुत प्रोडक्शन होता था। हड़प्पा में कोई बहुत प्रोडक्शन नहीं होता था, और हड़प्पा सभ्यता के खान पान के बारे में विशेष जानकारी भी नहीं है, ये आपको मेंशन करना होगा। उत्पादन प्रणाली में आए तो आपको देखो, कितना भी वाणिज्य व्यापार गिरे चढ़े वो मतलब नहीं है। कृषि का जो ग्राफ होता है, जब भी आप पूरे इंसेंट इंडिया को पढ़ेंगे, कृषि का ग्राफ ऐसे ही जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे। ये आपको जी दिमाग सर। रखना है, कृषि समय के साथ विकसित होगी, ठीक है? तो जी ये कंफ्यूजन नहीं जी सर। रखना है। उत्तर वैदिक बहुत आगे था कृषि उत्पादन में, और वैदिक और हड़प्पा में भी बहुत फर्क नहीं था, ठीक है? तो जब भी आप जी इसके उत्पादन प्रणाली की विशेषता बताएंगे तो ये सही है कि एक जगह पशुपालन, एक जगह वो, तो बस आप ये बता देना है कि यहाँ पर ट्रेड की मात्रा ज्यादा थी, नगरीकरण ज्यादा था, ये चीज आप बता सकते हैं। लेकिन कृषिगत उत्पादन के विषय में आपको लिखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता में कृषिगत उत्पादन के बहुत अधिक साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं। वहीं दूसरा तथ्य यह भी है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के और रहन सहन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ठीक है? वहीं ऋग्वेद के और उत्तरवेद के साक्ष्य के आधार पर वैदिक ग्रंथों में हम विस्तार से खान पान और उसकी प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। जी डायरेक्ट हिस्ट्री में ज्यादातर उत्तर इनडायरेक्ट होते हैं। ये छोटी सी बात थी, मेरे को बतानी थी आपको। वैसे हेलो। जी सर। तो आप इस टाइप का ग्राफ ग्राफ भी बना सकते हो जब भी चेंजेस आए। अच्छा, चेंजेस आपको क्लियर है ना? सारे चेंजेस जब तक आपको क्लियर रहेंगे, आपको इस तरह की प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है? चेंजेस पे थोड़ा ध्यान देते रहें बीच जी बीच जी में। सर। चलो फिर आज के सर हेलो। सेशन को तो हम खत्म करते हैं। सारे क्वेश्चन आज के तो हो ही चुके हैं, ठीक है? आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी सर, वॉइस आ रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? सर। जी सर।
सर मुझे आ रही है क्वेश्चन सर। पूछना था, जैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन जिस समय हुआ था, तो जैसे पतन का कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसका ग्राफ बनाएंगे, तो किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे? किस एज में जाके, मतलब किस टाइम पीरियड से जाके उसका पतन होने लगा? देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज बहुत जबरदस्ती अप्लाई नहीं करनी है। मुश्किल से एक ही क्वेश्चन ग्राफ बने, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मुश्किल से मैप बने, तो आपको जबरदस्ती कोई चीज अप्लाई नहीं करनी है। जबरदस्ती वाली चीज खराब लगती है ना। सेटलमेंट के बीच में कोई सिमेट्रिक चीज डाल दो तो बेकार लगेगी। तो ये चीज आपको दिमाग से निकाल देना है कि हर जगह जबरदस्ती का फ्लो चार्ट और हर जगह जबरदस्ती ग्राफ, विशेषकर ऑप्शनल में जहां पैराग्राफ है वहां आपको पैराग्राफ ही देना है, जहां पॉइंट की लीड है वही पॉइंट देंगे, जबरदस्ती हर जगह पॉइंट नहीं डालेंगे ऑप्शनल में। अब आपको करना है एनालिसिस, डाल आप पॉइंट रहे हो तो क्वेश्चन का जो फ्लो होता है वो बिगड़ जाता है, विशेषकर ऑप्शनल में, है ना। और एक मैच्योर राइटिंग है वो नहीं लगती है। तो ये आपको डिसाइड, जैसे उसने पूछा कि इतने से इतने काल के बीच में नारी या नारी क्या क्या कहते हैं उसको ना, अरे यार शब्द नहीं निकल पा रहा हूं मैं सही से, कि मतलब महिलाओं के विकास के क्रम को इतने से इतने साल के पीछे बताइए, वहां आप ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था का इतने से इतने तो ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। आप एक ही साल में, एक ही किसी युग में पूछ रहा है वो, आप वहां ग्राफ का कैसे प्रयोग करोगे, है ना। तो ये सब चीजें आपको कैसे कहां अप्लाई करनी है वो क्वेश्चन के हिसाब से निर्भर करेगा। जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन पर सारी चीज अप्लाई हो। जैसे कि आज के क्वेश्चन में बताऊं आपको कि सिंधु सभ्यता के उदय के संबंध प्रचलित विभिन्न मतों को, अब इसमें आपको आपकी मर्जी है, आप इसमें चाहे तो पॉइंट वाइज लिखिए, चाहे आप पैराग्राफ वाइज देसी विदेशी के 2 पैराग्राफ बना दिए, उसी के अंदर आप सभी मतों को लिख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ में आपको नहीं देगा, बल्कि आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वो संगठित होनी चाहिए, उसको समझ आना चाहिए कि वो सारे पॉइंट सही से विश्लेषण हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, है ना। तो ऑप्शनल में ज्यादा, जैसे ऑप्शनल में कभी छोटी छोटी लाइन में उत्तर नहीं लिखना चाहिए ज्यादा, जैसे कि एक एक लाइन का जो होता है, जैसे जीएस में, अब जीएस का उत्तर अलग होता है। जीएस में सीधा सीधा एक एक लाइन करके हेडिंग डाल के एक एक लाइन करके शॉर्ट में लिखते जाते हैं। ऑप्शनल में अगर आपको पॉइंट बनाना भी है तो पैराग्राफ का पॉइंट बनाइए हेडिंग के साथ, ठीक है। कहां ग्राफ का यूज करना है, जैसे ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता, यहां आप मैप डाल सकते हो, लेकिन और इसमें से ऊपर के किसी क्वेश्चन में मैप डालने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि जहां अप्लाई हो रहा है वहीं अप्लाई करेंगे, नहीं तो ठीक है, जबरदस्ती नहीं करेंगे। और कुछ, किसी को कुछ पूछना है आज के क्वेश्चन पेपर से? नो सर, थैंक यू। नो सर। मुझे लगता है हो चुका है डिस्कशन डिटेल में उसका। बस ऐसे ही कर करके क्वेश्चन आते रहेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही निपट जाएंगे हमारे। अगर मेन क्वेश्चन प्रीवियस भी हो गए ना ठीक से, तो हमारी क्वालिटी क्वेश्चन लिखने की बढ़ जाएगी, बस मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन हमें पता है, हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आउट नहीं आने वाला है ऐसा कि हमको एकदम कुछ आश्चर्य लगने वाला है। बस समस्या यही कि हम उसको अटेम्प्ट अच्छे से कर पाए, है ना। तो हमको बस इन्हीं क्वेश्चंस को सुधारना है, ना कि नए क्वेश्चंस के पीछे भागना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, नमस्ते सर। एक वाला क्वेश्चन